बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा गबल, आप देख रहे हैं चीफ कराची का फॉलो अप प्रोग्राम किस हवाले से। एक महीने पहले हमने प्रोग्राम किया मुख्तलिफ कब्रस्तानों में, ख़ास तौर पे उस वक्त जब डिप्टी मेयर कराची ने जब एक कब्रस्तानों के ऊपर अपने एक तशवीश का इजहार भी किया कि इस वक्त जो कब्रों की इस वक्त कीमत चल रही है, जो कब्रों की इस वक्त शॉर्टेज चल रही है, जितनी शॉर्टेज हो चुकी है पूरे कराची के अंदर कब्रस्तानों की, उसको उन्होंने इस चीज़ को मानते हुए, इस चीज़ को नोटिस लेते हुए, इस पर नोटिस लेते हुए उन्होंने जो एक्शन लिए वो आपको पता है। वो प्रोग्राम मलीर में हमने किया था, मलीर के कब्रस्तानों में। आज हम सेंट्रल में आए हैं। सेंट्रल में आज हम आगाज़ कर रहे हैं इस प्रोग्राम का मोहम्मद शाह कब्रस्तान से। ये बहुत पुराना और बहुत ही ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके का ये एक कब्रस्तान है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर भी कब्रों की जगह ख़त्म हो गई है, जैसे कि तकरीबन तमाम कब्रस्तानों में कब्रों की जगह ख़त्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर हम अपने प्रोड्यूसर सारिम अंसारी को और अपने कैमरामैन को भेजेंगे और देखेंगे। पहले मैं सबसे पहले अपना माइक नहीं निकालूंगी ताकि सही हक़ाइक़ पता चल सके, ना अपना कैमरा निकालूंगी। मैं पहले जाके अपनी टीम को भेजूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर इनको कब्र की ज़रूरत है। कब्र का देखते हैं यहाँ पर रेट क्या चल रहा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हमें बताया गया है मुख्तलिफ लोगों से, हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, उनका कहना है तकरीबन यहाँ पर 28,000, 30,000, 35,000, यहाँ तक के 50,000 रुपये तक कब्र का जो है वो कुछ कब्रों को उन्होंने इस तरीके से उसकी कीमतों को बताया है। अब ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक गलत है, इसके लिए मुझे भेजना पड़ेगा अपनी टीम को। सबसे पहले बगैर कैमरा, बगैर माइक के, बगैर मेरे इस माइक के ठेकेदार का नंबर मिल जाएगा, मैं उनसे बात कर लूँ। चलो आप अपना तो दे दो नंबर। बोलो। 760 9344। चलो मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? आप मुझे ऑफिस में मिलोगे? इधर ही हूँ, वहीं पे अभी आ जाओ। इस कब्रस्तान में 28,000 रुपये फ़ी कब्र रेट, 28,000 रुपये। और ये बड़ा गुंजान आबाद इलाके का ये कब्रस्तान है। यहाँ पर इससे पहले मेरा प्रोड्यूसर सारिम अंसारी आता है और हम यहाँ पर भेजते हैं कि हमें एक कब्र की ज़रूरत है। भाव होते हैं, 28,000 रुपये वो बताता है। अब जब मैं आई हूँ तो मुझे नहीं बताया जा रहा कैमरे के सामने। खैर हम मालूम करते हैं। भाई वो जो यहाँ के ठेकेदार है वो आप है? नहीं। तो कौन है वो? तो ठेकेदार है क्यों? अच्छा, यहाँ पे एक कब्र का कितना चल रहा है? एक कब्र का 14,000 रुपये चल रहा है। 28,000 रुपये तुमने थोड़ी देर पहले मेरे उसको प्रोड्यूसर को कहा। इधर आइए सारिम अंसारी, इधर आइए सारिम। ठीक 10 मिनट पहले आप यहाँ पर आते हैं, 10 से 12 मिनट पहले, 10 से 12 मिनट पहले आप यहाँ पर आते हैं। आप कब्र का मालूम करते हैं यहाँ पे कब्र का कितना है। तो किन से आपकी डील हुई थी और क्या बात हुई थी? मेरी ये जो मेरे बिल्कुल सामने खड़े हैं भाई, अदील नाम है इनका, इनसे मैंने पूछा था कब्र का। ये मुझे कब्र विजिट कराने भी गए थे, फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। इन्होंने 28,000 रुपये एक कब्र के मांगे थे, जिसके ऊपर मैंने इनसे बोला कि यार थोड़ी गुंजाइश आप कर सकते हैं। यस। 28,000 रुपये तुम बोल के अब कैमरे के सामने कह रहे हो 14,000 रुपये जो हुकूमत का है। 28,000 रुपये किस वजह से बोला था? किसने बोला? हमने बोला। इस बंदे ने बोला है, आपका ये साथ में है, आपने 28,000 कहा। 14,000 रुपये तो पर्ची के चल रहे हैं ना आंटी, 14,000 रुपये पर्ची के। एक बात बताऊं बच्चा, ये ना मुझे एक अरसा हो गया ये प्रोग्राम करते हुए, और अभी मैं मलीर में भी ये प्रोग्राम करके आ रही थी। मुझसे ना ये छल कपट मुझसे ना करने की कोशिश करना, बहुत पछताओगे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे हर क्यों क्या का जवाब मेरे पास तोड़ मौजूद है। ये तुमने 28,000 रुपये ठेकेदारों से नहीं, ये पर्ची का 14,000 रुपये। उसके बाद ये जो बाकी के जो आप जो ये तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये ऊपर ले रहे हो, किस बात का ले रहे हो? तो आप ठेकेदारों से बात करें ना, हम तो नहीं बोल सकते। अभी तुमने बड़े आराम से उसको जाके वहां पर, जब तुम्हें पता था कि ये मीडिया का नहीं है, तुम उसको ये कब्र की जगह भी दिखाया है, 28,000 रुपये भी उसको दिया है, बता दिया उसको कि ये कब्र का रेट है। और अब आकर तुम मेरे सामने कह रहे हो 14,000 रुपये। उस वक्त तुम डील कर रहे थे, अब तुम्हें ठेकेदार याद आ रहा है? पहले भी बोला है आपको मैंने? नहीं, मैंने ठेकेदार से आपको बोला ना कि भाई ठेकेदार बात करेंगे आगे, जो भी हो।
बोला है मैंने। ठेकेदार हैं, लेकिन मैंने बोला ठीक है आप मुझे उनका नंबर दे दो। आपने बोला नहीं आप वो उनका नंबर नहीं। मैंने बोला आपका नंबर मिल जाएगा। उन्होंने बोला हाँ आप मुझसे बात कर लो, मेरा नंबर मिल जाएगा। इतनी देर से आप भी जो है मुझसे जो है डिस्काउंट वगैरह की भी अब जो डीलिंग हो रही थी वो तुम कर रहे थे, और उसके बाद अब तुम कह रहे हो कि अब सारी टोपी तुम ठेकेदार पे डाल रहे हो। ठेकेदार पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। हम ठेकेदार को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन ये मेरे साथ छल कपट नहीं करो कि ये जो है वो तो उसके तो पर्ची के है। नहीं, आप ठेकेदार से बात करें। जब तुम सारी डील कर रहे थे तो अभी भी उसी एतमाद के साथ जवाब दो। देखो, मैं गरीब की रोजी के कभी पीछे नहीं पड़ती, लेकिन अगर गरीब जो है ना वो इस तरह करप्शन पे आ जाए तो फिर उसके ऊपर भी हाथ डालना जरूरी होता है। ये बिल्कुल अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि कोई आम आदमी क्या मरे भी ना। अब यहाँ पर जब 14,000 रुपए के ऊपर भी, हाँ भाई, क्या दरियाफ्त हो गया आपका ठेकेदार या नहीं? भाई हम ठेकेदार थोड़ी है आंटी, हम थोड़ी है कि मैंने आपको बोला तो आप बताओ कि भाई आपने बोला हैगा, तो फिर आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? नहीं, आपके इसी बंदे ने हमने आपको नहीं बोला हैगा, ठीक है? हमने बोला होता तो आप फिर बोलो कि भाई आपने बोला हैगा। तो ये कौन है? ये कौन है भाई? कौन? ये भी डील पूरी करा था। मेरी बात सुनो, कब्रिस्तान में तो 100 बंदे काम करते हैं, ऐसे तो किसी से भी कोई अभी तो आप दोनों को मैं जाते वक्त दे रही थी, साथ में बैठे हुए थे आप लोग। नहीं, मेरी बात सुनो, जो अंदर बैठे होते हैं ना ऑफिस के अंदर, तो उसके बात होती है, ठीक है? 28,000 रुपए कबर का क्यों बोला? मेरी बात सुनो, ऐसे तो काफी अंदर लोग घूम रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लो, आपको 35,000 40,000 बता दे, इसके अंदर बात। इसने क्यों बताया ये आपके साथ यहाँ पर मौजूद था? ये डीलिंग क्यों कर रहा है? ये डीलिंग क्यों कर रहा है? मैं इधर बैठा ये डीलिंग क्यों कर रहा है? ये डीलिंग क्यों कर रहा है? ये बताओ डीलिंग ये क्यों कर रहा है? इस बात का जवाब दो, डीलिंग ये क्यों कर रहा है? आप उन्हीं से पूछ लो। अंदर से तो ये आपको उठा के लेके आए थे भाई। तुम फिर अगर तुम मतलब तुम्हारे पास बकौल इसके कि ठेकेदार से हर बात करो, तो तुम डीलिंग क्यों कर रहे थे? बाजी हमें बोला गया तो हम बात करते हैं ना, ऐसे नहीं बात करते। ये चीज भाई, अल्लाह का वास्ता है, लोगों को ना मरने के लिए तो कम से कम उनको सांस लेने दो। खुद भी गरीब हो तुम, तो गरीबों को सबसे बड़ा टीका तुम उनको ही लगा रहे हो। 14,000 रुपए एक, उसके ऊपर भी ना जो अब्दुल्ला मुराद थे उन्होंने यकीन करो इस बात के ऊपर भी एतराज़ किया था कि 14,000 भी क्यों। और इसी वजह से अब जब जितनी कब्रिस्तानों में हम लोग जा रहे हैं, किसी में भी 14 नहीं है, जिसमें भी जा रहे हैं ना 28, और उसमें, और ये सिर्फ आप लोग ले रहे हो, जो इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आम आदमी को आप ब्लैकमेल कर रहे हो, क्योंकि जाहिर है जनाजा घर में नहीं रखा जा सकता, ये सबसे बड़ी मजबूरी है। जरा थोड़ी सी लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं आप इधर काम करते हो या आपका कोई दफन है यहाँ पे? जी काम करते हैं। काम करते हैं। कितने कबर के पैसे लेते हैं? वो बाजी वही बात कर, हम तो ऊपर इसे कवर बनाते हैं। आप सिर्फ कबर बनाते हैं, कुछ आइडिया भी नहीं है? जी आइडिया भी नहीं है कि कितने? वही बात, हम लोग सिर्फ ऊपर का ही काम करते हैं, जैसे मार्बल की बनाते, सीमेंट की। जी अच्छा चाचा, आप यहाँ पर, अरे कब्रिस्तान के अंदर आप चाय बेच रहे हैं? जी जी, चाय बेच रहे हैं कब्रिस्तान में? तो ये मजदूर लोग है ना, मिस्त्री लोग, मजदूर लोग, वो चाय पीता है ना, तो बस वो जो नो पे चाय। वैसे कुछ चाचा कुछ पता है कि यहाँ पे कितना ये इसमें कबर का एक चल रहा है रेट? ये लोग 20,000 भी लेता है, कभी मतलब 18,000 भी लेता है। मतलब उसमें मजदूरी और मजदूर सब कुछ उन्हों का होता है, सीमेंट और मतलब मार्बल, मिस्त्री, सब कुछ। अच्छा, और ठेकेदार यहाँ पे कौन है इस जगह का? ठेकेदार तो मेरे को मालूम नहीं हो, तो ये भाई लोगों को मालूम होगा ना। एक और चीज़ हमें यहाँ पे पता चली है कि ठेकेदार को कभी भी ये आगे नहीं करते। जो डीलिंग करते हैं ये अदील और ये जो इसके साथ जो था, ये लोग करते हैं। इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं जो कि उनसे डील करते हैं। अब उस जो ठेकेदार है, आप ये देख लें कि ये कब्रिस्तान के ऊपर भी कितना बड़ा माफिया खड़ा हो गया है। या ठेकेदार ने अपने आप को 100 पर्दों में इस तरीके से रखा हुआ है कि हम वो उसके दर्शन ही अभी तक किसी ने नहीं किए, उसके जलवे ही किसी ने नहीं देखे हैं अभी तक। और बड़ी मुश्किल से किसी को, अपने वाले को कोई, अगर उसका कोई जलवा नसीब हो जाए तो हो जाए, वरना यहाँ पर वो फ्रंट मैन के तौर पे ये इन्हीं लोगों को रखते हैं। इनका अलग से कमीशन होता है। लाशों पे भी कमीशन चल रहा है यहाँ पे जनाब। ये है आपका कराची। वो तो शुक्र है कि इस वक्त मुर्तज़ा वहाब को और जो इस वक्त डिप्टी मेयर साहब हैं उनको ये बात कलक की, और उन्होंने जब इनको इतना कलक हुआ इस बात का कि उन्होंने इस बात को जैसे ही उनके नोटिस में आई तो उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन हम उनकी सिर्फ मदद इस वाले हवाले से कर रहे हैं कि अभी तक जो हमने प्रोग्राम किया था वो मलीर में किया था। ये हम सेंट्रल के आज कब्रिस्तानों का विजिट करने के लिए आए हैं। इस वक्त जिस कब्रिस्तान को हम मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी अपने प्रोड्यूसर से। सारी ज़रा इधर आइएगा। सारे इधर तो जो ठेकेदार है, जो कि असल में जो वजह फिसाद है,
जो असल कॉर्पोरेट बंदा है वो है ठेकेदार, उसने अपने फ्रंटमैन यहाँ पे रखे हुए हैं जिनसे अभी हमारी बात हो रही थी। तो ऐसे में मुझे ये बताइएगा कि फ्रंटमैन का हमने ये सुना है, क्या ये बात दुरुस्त, आपने यहाँ पे आके कंफर्मेशन ली कि वो तो यहाँ पे फ्रंट पे होता ही नहीं है, जो भी डीलिंग करते हैं ये लोग करते हैं, और वो उसने ही 28 और 30 हज़ार रुपये फी कवर कर रखा हुआ। जी बिल्कुल आपने सही सुना है, यहाँ पे ठेकेदार कभी भी फ्रंट पे नहीं आते, उन्होंने अपने फ्रंटमैन रखे हुए होते हैं, जैसे कि मजदूर वगैरह होते हैं, यही सारी डीलिंग कर रहे होते हैं। 28,000 30,000, यहाँ तक कि जब हम रेकी करने आए थे मैंने इनसे बोला भी था कि चलें ठेकेदार कौन है, तो कोई मुनीर नाम का ये ठेकेदार बता रहे थे। और जब मैंने उससे बोला कि ठीक है आप मुझे नंबर दे दें ठेकेदार का, बोला नहीं आप मेरा नंबर ले लें वो काफ़ी है, मैं मुझसे यार डील कर लियागा। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आने के बाद मैंने अदील को ही कॉल की थी, वो आए, मैंने उसको बोला पर्ची का क्या हिसाब किताब होता है, आप बना दो जो भी है। बोला ठीक है आप एक काम करें कि मुझे एडवांस दे जाएँ और जब आने लगे तो NIC वगैरह ले आइएगा, फिर आपको पर्ची मिल जाएगी। 28 से 30 हज़ार रुपये इन्होंने कबर के रेट रखे हुए, और वैसे गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वो 14,000 रुपये, 14,500 समथिंग ऐसे ही है, ठीक है। और ये कभी कभी तो 30 से भी ऊपर ले लेते हैं, 35,000। ये लोग मतलब इन्होंने समझे एक तरीके से कबर को ना बिजनेस बनाया है। जो इसका मतलब ये कि मौत के ऊपर भी बाकायदा बिजनेस किया जा रहा है, और अगर मैं गलती पर नहीं और मेरे अल्फाज अगर मेरा सही तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं तो ये माफिया, जिसको कब्रिस्तान माफिया आप इसको डिक्लेयर कर दें, ये आपके साथ ब्लैकमेलिंग बाकायदा तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है घर में लाश नहीं रखी जा सकती, घर में मैयत को नहीं दफनाया जा सकता, नहीं रखा जा सकता। अब आपको हर सूरत में अपने प्यारे को दफनाना ही है। अब जब पता है कि हर सूरत में इन्होंने दफनाना है, और जब इनको पता है कि यहाँ पर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं और इस तरीके से कि होता है ना कि आखिरी हद तक बंदा जब जाके ना फिर वो ये कहता है बस किसी तरीके से जितना भी हो रहा है ना वो दे दो, चाहे उधार लेना पड़े, चाहे आपको कोई घर की कोई चीज़ बेचनी पड़े, यानी कि आपको अपना प्यारा दफनाने के लिए अब आपको या तो कर्ज भी लेना हो सकता है, ये तो एक आम बात है, कुछ चीज़ें बेचनी भी पड़ जाती है आपको, सिर्फ इस वजह से कि उसको प्यारे को आखिरी लहर तक उतारा जा सके, जो कि उसका पैदाइशी हक है बहैसियत मुसलमान। और यहाँ पर इन कब्रस्तानों में आज हम सेंट्रल के कब्रस्तानों को, ये फॉलो अप प्रोग्राम है हमारा, सेंट्रल के कब्रस्तानों को आज हम विजिट करने के लिए आए हैं। यकीन मानिए कि मलीर में जो करप्शन हमें कब्रस्तानों में नजर आई थी, सेम हमें सेंट्रल में वैसी नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा आपका यहाँ पे कोई मदफून है? हाँ हमारी वालदा है, हमारी खानदान है पूरा। अच्छा पूरा खानदान है। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कुछ अंदाजा है आपको कि कब्रों की क्या कीमत चल रही है इस वक्त? यहाँ का मालूम नहीं है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का। हाँ। वैसे हमारी गोदरा बिरादरी की जो जगह है यहाँ पर कम से कम 7,000 रुपये खर्च वो तो आपकी मुख्तस की हुई एक जगह है ना, उस पर 7,000 रुपये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें सुना है ज़्यादा होते हैं। तकरीबन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और जो हम यहाँ पे तहकीक करके गए हैं वो है तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपये। ये पता नहीं है मुझे, हाँ बराबर मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल बोल रहे यहाँ ज़्यादा है पैसे। ठीक है, तो एक और यहाँ पर साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जनाब। सर आपको कोई मदफून है यहाँ पे? जी हमारी वाइफ है। आपकी वाइफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सर यहाँ पर कितने साल पहले उनका इंतकाल हुआ था? 4 साल पहले। 4 साल पहले। तकरीबन कितना एक कब्र का यहाँ पे रेट आपने उस वक्त दिया था? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये? सर आप मुझे 40,000 कह रहे हैं? 40,000 रुपये आपसे यहाँ पे वसूल किए गए थे। सर गवर्नमेंट का जो है ना वो 14,500, ये तो गवर्नमेंट का है, जिसके ऊपर जो डिप्टी मेयर है वो चिल्ला उठे थे कि ये भी बहुत ज्यादा है। तो आपसे 40,000 रुपये इस कब्र मोहम्मद अली शाह कब्रिस्तान में लिया गया? जी हाँ। 4 साल पहले? जी हाँ। सर ये तो जुल्म है आप लोगों के साथ। मतलब 40,000 रुपये सर एक अमाउंट होता है, और ये तो पैदाइशी एक मुसलमान का हक है तदफीन उसकी होना। बस अब क्या करें, जो कहा वो दिया। जगह वैसे मिल नहीं रही थी, यहाँ मिली तो 40,000 रुपये लिए इन्होंने, हमने दे दिए और क्या करते। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जाइए। इनकी वाइफ के लिए कब्रिस्तान में जो जगह बनाई गई कब्र की, 40,000 रुपये लिया। ये बंदा अचानक ही रैंडमली हमारे पास आया है, अपने वाइफ की कब्र पे फातह खानी के लिए जा रहे थे, और इन्होंने कहा 40,000 रुपये। हम 28,000 रुपये पे हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। 40,000 रुपये
फिर तो इसका मतलब ये है कि वो जो कहा जा रहा है कि कराची के कुछ कब्रिस्तानों में तो एक एक कब्र जो है वो ब्लैक में 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए के ऊपर जा रही है, यहाँ तक कि 5 लाख तक एक कब्र का दिया जा रहा है। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, अब समझ में आना शुरू हुई है। खैर, हम आज मोहम्मद अली शाह कब्रिस्तान के इस हिस्से में हमने जो आपको दिखाया, इस वक्त गवाह रहिएगा आप, ये प्रोग्राम रजिस्टर्ड हो गया। मोहम्मद अली शाह कब्रिस्तान से हमने ये प्रोग्राम का आगाज किया। अभी सेंट्रल के कुछ मजीद कब्रिस्तानों को विजिट करते हैं और देखते हैं वहां पर क्या हालात है। इसका आती है 55,000। बात लेने नहीं आया हूँ, खबर है किसी नहीं करो। स्टेशन में जगह है, ये कोई निकली गई 55,000 दे देना, अंदर है जगह वो दे देगा। अंदर जगह है, वो तमाम कराची के अंदर जगह फुल है ना सर। 55,000 है कबर के, 55,000 रुपए। वो भी देखो, वो भी इस टाइम पे इनको मैंने क्या बोला, मरना भी आजाद सुनो, बंदे के लिए। इनको भी मैंने क्या बोला, मेरे पास भी जगह है लेकिन इस पर खुदाई वगैरह नहीं होगी। क्यों अंधेरा हो जाएगा ना, अभी आप लोग आओगे शाम जो तैयार है वही दिखाया जाएगा ना। तो अंदर ये कितने पे टच निकाल दो यार इसकी 55,000 रुपए यार इसी दिखाई है, मैं क्या करूं 45 दिन अंदर आना चाहिए। 50 मरने से पहले भी जो है लाख रुपए करके मरे। अरे ले लो, ये सही है। तो अंदर जो है उसके कितने 45 अंदर वाली के 45, ये 55। और अगर बिल्कुल रोड पर होता तो उसके कितना 60 65। इस वक्त मैं सखी हसन कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। सखी हसन कब्रिस्तान सेंट्रल का एक सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे ज़्यादा इस हवाले से मुझे जो आप लोगों के सवालात और फीडबैक आया था लास्ट वाले प्रोग्राम पे, उन्होंने कहा था आप कहीं मत जाइए, सेंट्रल में जब भी कीजिएगा सखी हसन कब्रिस्तान ज़रूर जाइएगा। जो आप एक्सपोज करना चाह रही हैं वो आपको इधर ही मिलेगा। क्या एक्सपोज कर रही हूँ और मैं यहाँ पे एक कब्र का क्या रेट चल रहा है, सारे मारे की ज़रा फुटेज हमारे पास मौजूद। जी बिल्कुल। और किसी किस्म का कोई इबाम भी नहीं। ये वो कब्र है जिसकी आप बुकिंग करके गए सेंटर के अंदर, ये कब्र है। कितना मांग रहे थे? अच्छा, जब हम लोग इनसे बुकिंग करने आए तो ये 2 कब्र हैं, उन्होंने बोला इन दोनों में से कोई भी आप बुक कर लें और 55,000 रुपये जो है इसके प्राइस। 55,000 रुपीज़ जी, 55,000 रुपीज़। अच्छा, जब हमने उनसे बोला थोड़ी गुंजाइश आप कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल जो लोग बार्गेनिंग करते हैं, उन्होंने बोला थोड़ा अंदर आप चले जाएँ तो वो 45 में दे दूंगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये पूरा बिजनेस बनाया हुआ है, ब्लॉक बनाए हुए हैं कि फ्रंट कबर है तो जैसे कि ये थोड़ी अंदर है, ज़्यादा अंदर नहीं है तो उसके 55 है, ज़्यादा अंदर अगर से लेके जाएंगे तो उसके 45,000 रुपये। और अगर फ्रंट बिल्कुल करीब रोड से करीब जो कबर है उसके बोल रहे 60 भी हो जाएंगे और उससे ऊपर भी हो सकते हैं, 65-70 भी जा सकते हैं। एक और चीज़, मेरा कैमरामैन इस वक्त कैमरा हैंडल कर रहा है, तो आपको मैं ज़रा बता दूं कि मेरे कैमरामैन का नाम है वजाहत बेग मिर्ज़ा। वजाहत बेग मिर्ज़ा की नानी का कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ, इसी कब्रिस्तान में उनकी तदफीन करी थी। तो उन्होंने अपनी फैमिली की एक कब्र को जो उन्होंने बुक किया, जैसे कि तरीक़ेकार है, उस पर 28,000 रुपये लिए थे अपनी ही कब्र के ऊपर। अब आपको एक और अचंभे की चीज़ बताऊँ, पिछले वाले सेगमेंट की तरह इस सेगमेंट में भी हमने जब ये सारिम गए हैं, जिसकी फुटेज आप देखेंगे अभी, वहाँ पर वो उनसे ये बन के कि भाई मुझे जो है हमारे घर में खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है और हमें एक कब्र जो है वो चाहिए। इसके लिए वो निगोशिएशन करने के लिए जब उसके साथ उसके पास गए हैं, ठेकेदार के पास, तो उस वक्त क्या हुआ कि उसने कहा कि जिस तरह सारिम ने अभी बताया कि इस तरीके से उसने रेट बताए इस कब्र के जो है वो 55,000 रुपये बताए। इस दौरान में क्या हुआ कि हमने फिर जब कहा कि सारी चीज़ें आ गई हैं, अब मेरी आमद का वक्त हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी दूर इंतज़ार कर रही थी अपनी गाड़ी के अंदर अपने माइक के साथ, कैमरा के सामने, तो हम ये उस वक्त निकाल नहीं सकते थे वरना कुछ पता ही ना चलता, आप जैसे कि आप जानते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि मेरी आंखों के सामने मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ, तो ठेकेदार इधर आओ जरा, वो क्या नाम है उसका? शौकत पूरा नाम क्या है उसका? शौकत बताया उसने सिर्फ। अच्छा, सारिम हम यहाँ पर आते हैं उससे पहले वो कहता है कि सारिम भाई आप बेफिक्र होके आइए, मैं रात 2 बजे तक बैठा हुआ हूँ। इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर आते हैं, मैं फ्रंट साइड पे बैठी हूँ और मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है K21 का लोगो। अच्छा, मतलब वो आपसे कमिट करते हैं कि मैं आ रहा हूँ। एक बच्चा जो उन्होंने यहाँ पे कारिंदे अपने छोड़े हुए हैं, एक बच्चा गौर से देखता है लोगों को मेरे सामने, और उसके बाद वो अपने साथ जो एक बड़ा वो था उसको बताता है कि ये देखो ये तो मीडिया की गाड़ी है। फिर उसके बाद वही बच्चा आता है और कहता है कि वो शौकत साहब कह रहे हैं कि मैं तो अचानक मुझे घर जाना पड़ा, मैं घर चला गया हूँ। ऐसा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पूरा नेटवर्क
ये पूरा नेटवर्क कह लें, इसको पूरा माफिया कह लें, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब ये इसके एंट्री गेट से यहाँ तक आने में गाड़ी में तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं, ये इतना फासला। इस फासले में मुख्तलिफ जगहों पे ना इनके अपने कारिंदे बैठे हुए हैं जो फ्रंट मैन इन्होंने छोड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले कब्रिस्तान में सेगमेंट में आपको बताया कि यहाँ पे कभी भी फ्रंट पे खुद नहीं आते। अच्छा, इन्होंने मुझसे बोला कि मैं यहाँ रात 11 बजे तक बैठा हूँ। अच्छा, मैं इसको पूरा एतमाद में लेके गया कि मैं अभी जा रहा हूँ, आप मुझे अपना नंबर दें, अगर मुझे होगा तो मैं 10 से 15 मिनट में आके आपको एडवांस दे जाऊँगा। और यहाँ पे आने से पहले मैंने उनको कॉल की कि जी मैं आ रहा हूँ, आप चौक पर आ जाएं। ये चौक कहलाती है यहाँ पे कब्रिस्तान में, एक छोटी सी चौक बनी हुई। मैंने ठीक है मैं आ रहा हूँ। जैसी हमारी गाड़ी इंटर हुई है, उनके फ्रेंड जो मैंने उन्होंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। और मैंने आपको उसी वक्त कहा था, मैंने कहा सारे मेरी छठी इस कह रही है कि यही वो बंदा है जिसने मुखबरी की है और अब वो नहीं आएगा। और हमने 15 से 20 मिनट उसका इंतजार किया, तब जाके उसने उसी बच्चे के हाथों पैगाम भिजवाया कि मुझे किसी वजह से घर जाना पड़ गया है तो आप चले जाएं यहाँ से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जितनी भी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब डिप्टी मेयर कराची, मैं ख़ास तौर पे आपके लिए, और मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची, मैं आपके नज़रिए बात कर रही हूँ। इस वक्त सबसे ख़तरनाक और वायलेंट माफिया कब्रिस्तान में बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है ये शहर खामोशा है? यहाँ पे खुदा की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पर इतना बड़ा नेटवर्क है, आपको हर कब्र के पीछे कोई ना कोई आपको ऐसा नजर आएगा जो यहाँ पर पूरी कंसूलियां ले रहा है। जैसे कि अभी मैं देख सकती हूँ, मैं मलीर के कब्रिस्तानों में भी जब गई थी, अजीमपुरा कब्रिस्तान में, और अब यहाँ पर भी आई हूँ, हर कब्र के पीछे कोई एक मुंडी मुझे नजर आ रही है किसी ना किसी की, और वो पूरी सुनगुन ले रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। पता नहीं कौन कौन यहाँ पर अपनी मौत को फरामोश करके ये चेहरे खामोशों को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब और ख़ास तौर पे सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, मेरी आपसे दस्त बदस्ता गुजारिश है, एक दफ़ा सेंट्रल के कब्रिस्तानों में ज़रूर चक्कर लगाइएगा, इनको ज़रूर देखिएगा। करप्शन की सही आपको खेप आपको यहाँ पे मिलेगी। अल्लाह माफ़ करे, किसी के घर में अगर कोई फौतगी हो जाए, 50 लाख, 55,000, 40,000, 28,000 मरने के लिए, जहर खाने के लिए इस वक्त आवाम के पास पैसे नहीं है, और यहाँ पर इन कब्रों के ऊपर ये कारोबार हो रहा है। यहाँ पे हर किस्म की वायलेशन के लिए हम लोग तैयार हैं, हर किस्म की वायलेंट सरगर्मियों के लिए और एलिमेंट्स के लिए भी हम तैयार हैं। आप बस सच याद रखिएगा, हमें नहीं पता हम यहाँ से निकलते कैसे हैं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। मगरिब का वक्त है, अल्लाह साथ है हमारे। तो इस वक्त जो है हम ज़रा बाहर की साइड पर निकलते हैं और ज़रा देखते हैं कि हमें कोई और इस तरह की कोई वायलेंट, हमें कोई इस तरह सरगर्मी दिखाई देती है या नहीं देती। ये है आपके कब्रिस्तान और ये है इनके अंदर काबिज माफिया। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम लोग यासीनाबाद कब्रिस्तान आए हैं। यासीनाबाद कब्रिस्तान आपको पता है जैसे कि एक वक्त था ये कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता था। अच्छा, अब यहाँ पर हमने किसी किस्म का इससे पहले आके कुछ मालूम नहीं किया, क्योंकि इस वाले सेगमेंट में हम कुछ और आपको दिखाने के लिए आए हैं। ये रात का पहर है, मैंने रात के पहर का इंतखाब इस वजह से किया है क्योंकि यहाँ पर हम आके देखना चाहते थे कि क्या बाकी दीगर कब्रिस्तानों की तरह यहाँ पर भी कोई माफिया यहाँ पर है या नहीं है। अगर मैं आपको कब्रिस्तान की इस वक्त हालत दिखाऊं तो पूरा कब्रिस्तान इस वक्त फुल होकर भी ऊपर पे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। कब्र आप देखें जिस तरीके से आपको नजर आ रही होंगी, कतबे से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये बाकायदा तौर पे कब्र के ऊपर कब्र बनी हुई है। हम कई सालों से, तकरीबन 2 से 3 साल से मुसलसल हम ये कह रहे हैं कि कराची में कब्रिस्तानों की तादाद बढ़नी चाहिए। तादाद अगर नहीं बढ़ी तो खुदा ना खास्ता आपके और हमारे जीने का तो खैर छोड़ देंगे, हम जी किस तरीके से कराची के अंदर रहें, हमारा मरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब तो तकरीबन हम लोगों को ऐसा लग रहा है, अब आप इस वक्त कब्रिस्तान की, इस वक्त मैं आपको यहाँ से तरफ थोड़ी सी आपको हालत अगर दिखा दूँ तो ये कब्रिस्तान जो था ये पूरा का पूरा, मतलब जिस तरीके से कब्रिस्तान होता है इस तरीके से था। एक और चीज़ कब्रिस्तानों के हवाले से, एक और चीज़ मैं आपको रात को इस वक्त पहले दिखाने के लिए आई हूँ, क्योंकि अभी जब मैं खड़ी हुई थी वहाँ पे कुछ मशकूक किस्म के लोग आए हुए थे और मैं उनके सामने ये बात करना नहीं चाह रही थी। इसको इस वक्त आपको यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि कब्रिस्तानों के अंदर, बिलखुसूस इन वाले कब्रिस्तानों के अंदर कुछ गैर कानूनी यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और कुछ गैर इखलाकी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इस कब्रिस्तान के हवाले से बताऊँ, आप रात के वक्त में अगर कब्रिस्तानों में आएँ, ये वैसी
लोगों के लिए जाए इबरत होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर लें लेकिन आपका अंजाम बहरहाल यही है जो अल्लाह ताला ने डिसाइड करके रखा हुआ है कि आपको कब्र में जाना है। लेकिन इस कब्रिस्तान में ही लोग अपनी मौत को फरामोश करके आपको यहाँ पर चरसी मवाली तो मिलेंगे सो मिलेंगे, आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनको शायद अपनी आखिरत याद नहीं, अपनी कब्र याद नहीं, कब्रिस्तान में बैठ के और वो ऐसे काम कर रहे होते हैं। अगर इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जितना ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान होगा, जितना पुराना कब्रिस्तान होगा, अभी आप अगर इसी के साथ अगर अभी तो हम सेंट्रल में आए हैं, लेकिन अगर आप चले जाएं दूसरे कब्रिस्तानों में, मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में, तो आपको रात के वक्त में यहाँ पे पता चलेगा कितनी अजीब व गरीब किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंसानी एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको चर्स, अफीम का धंधा, मंशियात फरोशी का धंधा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। मैं जानबूझ के अपनी सिक्योरिटी को रिस्क उसके ऊपर लिए बगैर मैं आपको यहाँ पे बावसूख तरीके से बता रही हूँ। कब्रिस्तानों का आके थोड़ा सा इस हवाले से भी ये प्रोग्राम का इस हिस्से को हमने मुख्तसी इसी वजह से किया है कि कब्रिस्तानों के तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है। ये पूरे कराची के अंदर सिवाय एक कब्रिस्तान जिसको वादी हुसैन कब्रिस्तान कहा जाता है, जिसकी निज़ामत बहुत स्ट्रिक्टली की जाती है, उसके अलावा जितने भी आप कब्रिस्तान देखेंगे और जितने भी इस किस्म के सेंट्रल के कब्रिस्तान हो या चाहे मलीर के कब्रिस्तान हो या आपके किसी भी जोन के कब्रिस्तान हो, खुदा के लिए रात के वक्त में वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल रखिए कि वहाँ पर थोड़ी सी नज़र रखिए। भाई रात के इस पहर आप कब्रिस्तान में? जी, मैं अपनी कब्र पे आया था, वालदा की। अच्छा, आपकी वालदा की कब्र यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कब्रिस्तान में इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है कि जगह आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम हो गई है? कम नहीं हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। खत्म हो गई, और खत्म हुए भी इस कब्रिस्तान को तकरीबन 92 के बाद से खत्म है कब्रिस्तान। 1992 के बाद ये खत्म है जगह? पैक है। उसके बावजूद ये, अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो कब्रें आपको नजर आ रही हैं, अब इन कब्रों 1992 के बाद ये कब्रें, मतलब इसमें जगह खत्म हो चुकी थी? खत्म हो चुकी है कैम्पसी रिकॉर्ड के अंदर। 30-32 साल हो गए तकरीबन। मजबूरी है कि अगर आपको शहर के बीच में अपनी किसी की अजीज की कब्र तफसीन करवानी है तो आप अपनी किसी अजीज कारी की कब्र तुड़वाएंगे और उसका तफसीन करवाएंगे। अदरवाइज पीछे भी जगह है वो नहीं मिल सकती, यहाँ पे अल खलीज बन गया उसके बराबर में भी जगह है वो नहीं मिल सकती कब्रिस्तान के लिए। आप कितनी जरूरत महसूस कर रहे हैं कि सेंट्रल में मजीद कब्रिस्तान बनने चाहिए? कितनी बहुत ज्यादा, क्योंकि अक्सर हम यहाँ आ रहे होते हैं, पड़ोस में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, मेरे बराबर में रिहाइश है, तो वो यहाँ से कहीं और जा रहे होते हैं, मतलब मेन रोड पे रिहाइश, तो यहाँ से अगर वो जा रहा होगा नहीं कराची तफसीन करने के लिए, तो क्या उसको जरूरत नहीं है यहाँ पे सेंट्रल में? हक नहीं है उनका। मैं बिल्कुल इस चीज़ को, अब ये गौर से ज़रा सुन लीजिएगा, ये प्रोग्राम दूसरा हमारा फॉलो प्रोग्राम है। मलीर से होकर हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे सेंट्रल के कब्रिस्तानों को हम लोग इस वक्त फोकस हमने किया है, सेंट्रल में कोई नया कब्रिस्तान नहीं बन रहा। इसकी वजह से ये कब्रिस्तान 1992 में, ये यासीनाबाद कब्रिस्तान है, इससे पहले जो कब्रिस्तान है अभी तो उस पर हमने बात ही नहीं की, तकरीबन 1992 के बाद यहाँ पे जगह खत्म हो गई थी। जगह खत्म होने के बाद आप देखिए कि 30 सालों के अंदर कितने लोग यहाँ पे मजीद उनकी तदफीन हुई है, तो फिर तो ये कब्रिस्तान का ऐसा हाल होना ही है। अब जहाँ पर हम हर दूसरे महीने कोई नया, दूर न जाए, हाँ, ऐसे ही आप जाएंगे, हाँ, बिहारी एक्सप्रेस वे के बिल्कुल बराबर में एक बहुत बड़ा प्लॉट है, यानी अगर उसमें भी अगर वो करके दे देते मेहर साहब, ये उनके अंडर में, क्योंकि केएमसी के हाथ में है वो जगह, एनएचए ने तोड़ी, आबादी हटा दी, अब वो जगह वीरान पड़ी हुई है, ठीक है, किसी के सवाल में नहीं आ रही। जा तो उधर आपने दोबारा बताइएगा कौन सी जगह आप कह रहे हैं? ये यहाँ से हम निकलेंगे, हाँ, ये बिल्कुल बराबर में गुलशन इकबाल का जो पुल है, दी कम्फर्ट के बिल्कुल बराबर में। अच्छा, दी कम्फर्ट के बिल्कुल बराबर में खाली प्लॉट है, 8000 गज, यानी कि आइंदा आने वाले 4-5 साल सुकून से गुजर जाएंगे सेंट्रल के लिए, वो पार्किंग बन चुकी है, आप जाके देख। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो जगह कब्रिस्तान के लिए मुख्तस होनी चाहिए थी वहाँ पे कब्जा हो रहा है, क्योंकि वो जगह फारिग है और उधर कुछ बन नहीं सकता, तो यही होगा, जब भी गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, हाँ, कुछ अरसे बाद घर बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये यासीनाबाद कब्रिस्तान, आपको याद होगा कि एक जमाने में यासीनाबाद कब्रिस्तान खबरों में भी बहुत रहता था, क्योंकि अजीजाबाद करीब था और यहाँ पर कहा जाता था कि एसोसिएट है ये, जितने भी वहाँ के शोहदा हैं ज्यादातर, या फिर जिनकी भी वो होती है वो ज्यादा, तो अलग पोर्शन है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो आप समझ रहे हैं वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यानी कि अजीजाबाद में लोगों के लिए पहला जो होता था कि भाई अगर वहां पे किसी की, अजीजाबाद बहुत बड़ा है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, अजीजाबाद बहुत बड़ा है, जो लोग नहीं जानते कराची से बाहर के, मैं आपको बता रही हूँ,
अजीजाबाद को आप ये ना समझे कि सिर्फ एक छोटा सा एक टुकड़ा है। अजीजाबाद को मैंने एक्सप्लोर किया है, अजीजाबाद बहुत बड़ा है और उसमें ये जो यासीनाबाद का कब्रिस्तान है, ये एक ऐसा कब्रिस्तान होता था कि जब भी यहाँ पे कोई, खास तौर पे अजीजाबाद में जब भी कोई ऐसे वहाँ पे किसी की मैयत होती थी तो सबसे पहला जो आता था ना कब्रिस्तान का नाम, वो होता था यासीनाबाद कब्रिस्तान। सेंट्रल है ना, ये सेंट्रल है तो गुलशन इसको लगता है, आशा मंजिल करीमाबाद और मूसा कॉलोनी, गुलबर्ग, लागताबाद, तो तकरीबन सेंट्रल में ही है। हर आने जाने वाले को सहूलत होती है। अगर मैं आपसे निजामत पूछूं, हम इससे पहले जब हम लोग प्रोग्राम कर चुके थे कब्रिस्तान पर, तो हमने ये कहा था तो हालात बहुत बुरे थे इस कब्रिस्तान के। मैं उसके बाद भी मैं आपको बात बता रही हूँ कि हम हमेशा ये कहते हैं कि कब्रिस्तान में चूंकि लोगों का, अगर फर्ज करें कि 9 to 5 कोई जॉब कर रहा है, अगर वो अपनी वालदा की कब्र पे या अपने किसी प्यारे की कब्र पे आना चाहता है तो बाज़ दफ़ा उसके लिए रात का वक्त ज़्यादा बेहतर होता है। होना तो ऐसे चाहिए, जाहिर है कि वो ऐसे में जैसे आपको सर्दियों में खास तौर पे तो लाइटिंग का बड़ा अच्छा इंतजाम होना चाहिए। ये लाइटिंग क्यों नहीं है भाई? बेसिकली आप दिन में आती बराबर में पोल हैं अंदर लगे हुए, कुछ बचे हुए, हाँ बचे हुए, कुछ गिर गए। ठीक है, और ये तमाम पोल कब से गिरे हुए हैं? इंतजामिया क्या करे? अब यहाँ पे गौरखंड तो नहीं कर सकता, इसका तो क्रेडिट जाता है हमारी वफाक को, वफाक भी कैसे गवर्नमेंट को कि वो देखते ना। अब गोरखंड उठेगा और लाइटों को वो तो नहीं देखेगा, या तो केएमसी देखेगी या डीएमसी देखेगी। कोई इसी तरह घोप अंधेरा रहता है। कोई आप रात में मैयत में नहीं आ सकते अगर आपके पास, देखिए अगर फर्ज करें लाइट ना है तो आप मैयत कैसे लेके जाएंगे? मोबाइल के टॉर्च पे। ये आप एक और चीज सुन ले, कैमरा घुमाएं और पीछे आपको कुछ नजर आ रहा है। अभी मैं गया हूँ, अंधेरे में गया हूँ, मोबाइल की आप शायद मोबाइल की टॉर्च आपने जलाई हुई थी, आप उसकी उसमें, और इतनी मुश्किल से आप देख रही थी, आप जा रहे थे, तो रात के वक्त में कब्रिस्तानों में कम से कम इतनी लाइट कर दिया करें कि अगर कोई किसी की तदफीन न, आप अगर यहाँ से वायर लगाते हैं, वो भी टेलीफोन वाली, जो कि चोरी हो तो आपको परेशानी ना हो, किसी के इस्तेमाल में ना है। अदरवाइज आप कॉपर की वायर नहीं लगा सकते, आप लगाएंगे अगले दिन चोरी हो जाएगी। और हम उस जगह से चोरी कर रहे हैं जो जाए इबरत है आपके लिए, जहां पर आपने आना है हर सूरत में, और उस जगह पर आप अपनी कब्र को भुला के, अपनी आखिरत को भुला के आप ये कर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इल्म में भी इजाफा। जो पोल लगाए थे, सर्च लाइटें लगी हुई थी, स्टेडियम का माहौल लगता था यहाँ पे। अगर आप कहीं से जा रहे हो, यार ये लाइटें किस चीज की, आके देखते तो पूरे कब्रिस्तान में थी, लेकिन अब उसको चेक करने वाले कोई नहीं था, तो उसका क्या होगा? हिरोइंची उठा के ले गए, कुछ बारिश में गिर गए, कुछ जो तारें थी वो। रात के वक्त भी तदफीन इसी तरह होती है, अक्सर होती है लाइटों, इस तरह मोबाइल की लाइटों में होती है। मोबाइल की लाइटों पे मजबूरी है, हम गाँव देहात में रहते हैं। या कोई जनरेटर सिस्टम लगा के, अब मैयत के साथ कोई जनरेटर तो ट्रॉली की तरह नहीं लेके जा रहा होगा, ये तो आप भी सोचते हैं। अक्सर और बेशतर इशा की हम जब अजान सुनते हैं तो साथ में किसी की मैयत का उसका ऐलान हो रहा होता है कि क़ज़ाए इलाही से फलां का इंतकाल हो गया है। मैयत तदफीन बाद नमाज इशा तो उसकी जो है आप अक्सर और बेशतर ऐलान सुनते होंगे। हम उस शहर में रह रहे हैं जहाँ, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, जिसके कब्रिस्तान रात के वक्त में इतने अंधेरे में डूब जाते हैं कि अगर किसी की मैयत को दफनाना हो तो मोबाइल की रोशनी के अंदर मैयत को दफनाया जाता है। ये जो दुनिया इधर जो बसर हुई भी है ना, इनको लाइट की जरूरत नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट भी सोचती है जब इनको जरूरत नहीं है तो इनको दी भी नहीं जाए। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा, एक कंप्लेन है लोगों की, वो ये है कि इस कब्रिस्तान के बारे में नहीं, तकरीबन जितने भी कब्रिस्तान हैं उनके बारे में, कि भाई रात के वक्त में चूंकि यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं होती है और यहाँ पर किसी किस्म का, जैसे कि वादी हुसैन में एक बाकायदा निजामत है, तो वहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्ट आपकी एक वो होता है कि वहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है वहाँ पर। यहाँ पे चूंकि कब्रिस्तानों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती तो कुछ ऐसे जराइम पेशा अफराद भी आके यहाँ पे, कोई नशई वगैरह जो है, मवाली वगैरह यहाँ पे बैठ जाते हैं। मैंने आपको जाते हुए देखा तो वापस मैं आपके पास आया कि शायद कुछ भले के लिए बात हो रही होगी। अदरवाइज मैं गया, आपने मेरे से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कौन हूँ, ऐसी वो भी है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ये देखिए, ये आपके कब्रिस्तानों का हाल है। सेंट्रल में आपका कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये कब्रिस्तानों की मॉनिटरिंग का हाल है। कब्रिस्तानों में जगह 1992 से खत्म हुई है और यहाँ पर मैंने जिस तरीके से कहा था, अभी जिस तरीके इन भाई ने भी उसकी तस्दीक की कि आपको अंदाजा ही नहीं है यहाँ पे इतना घोप अंधेरा, और यहाँ पर अगर आप आगे जाएंगी तो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आप अंदर क्यों जा रहे हो भाई, इस वक्त आप हैं कौन, कोई मदफून है, कौन है, कुछ भी नहीं मालूम करेंगे, और बंदा कोई भी जो है ना यहाँ पे पनाह ले सकता है, किसी किस्म की एक्टिविटी चल सकती है।
ये हमारे कब्रिस्तानों की हालत है। सिर्फ बात जो है ना वो कब्रों की कीमत, कब्रों के नाम पे जो माफिया खड़ा हो गया उसके ऊपर सिर्फ बात नहीं है, अब बात आ गई है इस बात पे भी कि आपकी कब्रिस्तानों की मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है। यह है आज हमारा चीख उठा कराची का सीक्वल। मलीर से 1 महीने के बाद हमने सेंट्रल के कब्रिस्तानों को रुख किया, जिसकी हालत खुदा की कसम मलीर से ज़्यादा ख़राब है। अभी देखते हैं कि अगले हमें सीक्वल में या फिर इसके जो अगले फॉलो प्रोग्राम में अगर ज़िंदगी और सेहत रही तो इंशाल्लाह ताला आपको दीगर जो जोन है वहाँ के कब्रिस्तान भी दिखाएंगे। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।